गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन बात करें, पिछली क्लास में अपने सबसे जो पहली क्लास के अंदर अपने देखा था प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, ये तीनों संख्याएं अपने पहली क्लास में देखी थी। दूसरी और तीसरी क्लास में अपने देखा परिमेय संख्याएं। एक प्रकार से परिमेय संख्याओं में आपने देखा था सबसे खास अपने पास जो अलग से आया था वो था दशमलव, क्योंकि सारे दशमलव तो परिमेय नहीं होते, तो कौन सा दशमलव था जो परिमेय है और कौन सा अपरिमेय, वो सारा हमने पिछली क्लास तक देखा था, जिसमें खास करके आवर्ती दशमलव जो हमें भिन्न में और उसके जोड़ भी हैं वो सारे हमने पिछली क्लास में देखे। अब बात करें परिमेय संख्याओं के बाद में जो अपने पास आती हैं वो आती है अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर। तो अपन बात करें आज सबसे पहले हम लिखें अपरिमेय संख्याएं। अब बात अपरिमेय संख्याओं की, तो जैसे अपन ने परिमेय संख्या पढ़ी थी, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी आपको याद हो तो, कि परिमेय संख्या हमने कहा था कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां P व Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखी थी। तो वहां व्यक्त कर सकते हैं, यहां व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो यहां हम क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां P व Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो एक बात बताओ कि वहां हमने कहा था कि P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहां हमने कहा कि व्यक्त नहीं कर सकते। आगे सारा वो का वो लिखा है कि भाई P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, ये पूर्णांक लिखने की आवश्यकता आ गई थी। ये आवश्यकता इसलिए आ गई थी, जैसे पाई था, पाई को आप पाई बटा 1 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां P और Q पूर्णांक नहीं है। तो ये भी जरूरी है कि ये पूरी परिभाषा वैसी की वैसी रहेगी कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे जहां P व Q पूर्णांक हो, तब तो हमारी थी परिमेय। अब व्यक्त नहीं कर पाए कि P और Q पूर्णांक हो इस रूप में, तो वो कहलाएगी अपरिमेय संख्याएं। दूसरी जो एक परिभाषा आपको पहले भी हमने देखी थी, उसके वहां पे भी परिमेय में, तब हमने क्या कहा था, वे संख्याएं जिनके मान, वे संख्याएं जिनके मान लगभग में प्राप्त हो, जिसके मान किसमें प्राप्त हो, लगभग में। अब लगभग में प्राप्त होंगे तो हमने क्या कहा, एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग में है, तो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती है भाई, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे ही नाम आए तो आप कहोगे √2, √3, √4 परिमेय है भाई। √4 का निश्चित मान होता है 2, तो √4 नहीं, √5, √6, √7 ऐसे, और पाई वगैरह जो सिंबल के रूप में काम में लेते हो ये। तो ये हम बात करें कुछ ऐसी संख्याएं पाई वगैरह जिनके मान लगभग में होते हैं, वो सारी ही क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हमारी सबसे पहली बात तो ये आई कि हमने जब यहां पे देखा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो हमने कहा अपने दिमाग में सबसे पहले तो एग्जाम्पल आने चाहिए, √2, √3, √5, √6 ऐसे एग्जाम्पल दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। अब यहां बात आती है जाके कि अभी तक हमने चलो इसमें ये सिंबल देख लिया, ये देख लिया कि कौन सी संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है। अब बात आती है कि आपके पास यहां पर इनसे रिलेटेड अभी तक जैसे प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय अपरिमेय यहां तक हमने पढ़ा, यहां तक जोड़ घटाव से संबंधित कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कथन में आती हैं वो। जैसे मैं आपसे कहूं ये भाई, जैसे चारों में आएंगी कि सबसे पहले प्राकृत की बात करूं, प्राकृत में प्राकृत जोड़ें तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, सदैव प्राकृत ही प्राप्त होगी। भाई ये अब आपको देखना है
कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग में कथन कैसे आए कि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो आप क्या कहोगे, सही है। आपको यह कहा जाए कि प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो आप कहोगे सही है। सीधा ही कहूं ना कि जैसे प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर प्राकृत प्राप्त है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर सदैव प्राकृत प्राप्त होती है। ठीक है। अब जैसे मैं कहूं प्राकृत में से, अब आपके कुछ के दिमाग में ऐसे आया कैसे, तो आप कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल सोच सकते हो। जैसे 2 + 3, 2 + 3 क्या होता है, 5। वैसे मैं कहूं 3 + 2 होता तो भी क्या होता, तो भी तो 5 ही होता। कोई भी एक एग्जाम्पल लो जिसमें पहले छोटी बाद में बड़ी लिखो, ठीक है, और दूसरा उसी को पलट के लिखो, 3 + 2 लिख के देखो, वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा प्राकृत में से प्राकृत घटाएं, तो कैसी आएगी। अब एक बात बताओ, 3 में से 2 घटाया तब तो 1 आ गया प्राकृत आया, लेकिन 2 में से 3 घटाया तो क्या आया, -1। यानी कभी तो प्राकृत आ रहा है, कभी प्लस की आ रही है, कभी माइनस की, और जब धनात्मक है ऋणात्मक है यानी सदैव प्राकृत तो नहीं आ रही। तो अगर वो कहे कि प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त है, तो आप कहोगे ना, सदैव प्राकृत नहीं प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे कभी तो प्लस का आ रहा है, कभी किसका आ रहा है, माइनस, और जब प्लस माइनस आ जाता है तो कैसे आता है, पूर्णांक। तो वो क्या कहोगे कि प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर कैसा आता है भाई, पूर्णांक प्राप्त होता है। कैसी संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक। अब तीसरा, प्राकृत में से प्राकृत घटाऊं, सॉरी घटा तो लिया, अब गुणा करेंगे भाई, गुणा क्या, प्राकृत को प्राकृत से। अब एक बात बताओ, गुणा करके देखो, 3 × 2 लिखोगे तो भी 6 है, 2 × 3 लिखोगे तो भी क्या है, 6। यानी कैसा आएगा, प्राकृत आएगा भाई, बड़ी संख्या आएगी तो कैसे आएगी, प्राकृत। तो यहां पे दूसरा कि प्राकृत में से प्राकृत को गुणा करें तो कैसी आती है, प्राकृत। चलो ठीक है। अब मैं कहूं प्राकृत में प्राकृत का भाग दिया, अब एक बात तो 2 में 3 का भाग दोगे 2/3 आएगा, 3 में 2 का भाग दोगे तो 3/2 आ जाएगा। यानी यहां पे भिन्न आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी तो कैसे आएगी, परिमेय। तो यहां आप देख सकते हो एग्जैक्ट हमारे पास इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसी संख्या में से ऐसी संख्या घटाते हैं तो कैसी संख्या आती है, कि प्राकृत में से प्राकृत घटाए तो क्या सदैव प्राकृत आता है या नहीं आता। यह भी आपके दिमाग में थोड़ा सा पहले से होना चाहिए, और कहां क्या आता है कब नहीं आता यह भी आपको ध्यान हो। तो जैसे सबसे पहले प्राकृत की बात करूं तो प्राकृत का जहां तक मेरा मानना है आप सबको यह चीज दिमाग में होगी कि प्राकृत में प्राकृत जोड़ें तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, प्राकृत प्राप्त होगी। दूसरा, प्राकृत में से प्राकृत घटाए तो सदैव प्राकृत नहीं आती, क्या आता है, पूर्णांक आता है, कभी प्लस आता है कभी क्या आता है, माइनस। फिर हमने कहा प्राकृत को प्राकृत से गुणा करें तो सदैव क्या आता है, प्राकृत। यानी 2 ही जगह आपको याद रखना है कि प्राकृत में प्राकृत जोड़ने पर सदैव प्राकृत आती है, और प्राकृत को प्राकृत से गुणा करने पर भी सदैव कैसी आती है, प्राकृत। ये 2 ही जगह प्राकृत आती है वापस, बाकी में गुणा घटाव में और भाग में नहीं आती है। घटाने पर धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। वैसे ही भाग देने पर कैसी आएगी, भिन्न आएगी, तो कैसी हो जाएगी, परिमेय। ठीक है। अगला देखो, प्राकृत में देखा, वैसे ही हम पूर्ण में भी देखेंगे। अब पूर्ण में भी जोड़ घटाव गुणा भाग का देखेंगे तो सबसे पहली चीज आप एक बार स्वयं भी हल करके देखो, लिख के देखना कि कैसा है। खुद भी करके देखोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पूर्ण में पूर्ण जोड़ा, अब आप कोई भी 2 संख्याएं पूर्ण संख्याएं लो, जोड़ के देखो, जोड़ के देखोगे तो चाहे वो 0 ही क्यों ना लो, 0 को जरूर सम्मिलित किया करो ऐसे एग्जाम्पल में, क्योंकि दिमाग में काफी सारी चीजें क्लियर होंगी 0 से। 0 कई जगह भाग में दिक्कत देता है, क्योंकि कई बार 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने कहा 0 + 5 लिखा, देखो तो 5 ही आया, 5 + 3 8, 3 + 5 वो भी 8। यानी पूर्ण में पूर्ण जोड़ने पर पूर्ण ही प्राप्त होगा। तो यहां भी हमने कहा कि पूर्ण में पूर्ण जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, पूर्ण। पूर्ण में से मैं घटाऊं, पूर्ण को घटाने पर आपको पता है वैसे यह क्या हो जाएगा, या तो माइनस आ जाएगा बीच में, कभी प्लस कभी माइनस, तो कभी प्लस कभी माइनस, तो यहां क्या आएगा, पूर्णांक।
क्या आएगा, पूर्णांक। तीसरा मैंने कहा पूर्ण को गुणा करूं मैं पूर्ण से। अब गुणा करके देख लो, यहां गुणा करके देखो कि 0 को 5 से गुणा किया 0 आया, 5 को 3 से गुणा किया 15, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 15, यानी कोई सा भी गुणा करो, पूर्ण को पूर्ण से गुणा करने पर क्या आता है, पूर्ण ही आता है। ठीक है, अब देखो भाग दे, तो एग्जैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं कि हमेशा परिमेय आए, हमेशा ऐसा आए। क्योंकि एक बात बताओ, 0 का भाग दे, जैसे 3 भाग 0, तो क्या आ गया, अपरिभाषित, क्योंकि 0 का भाग क्या है, अपरिभाषित है। और 3 में अगर भाग दिया 2 का, तो 3/2, ये क्या हो गई, परिमेय। तो यहां हम क्या कहेंगे, भाग में 0 की वजह से अपरिभाषित भी आ जाता है। भी प्राप्त होता है, अन्यथा परिमेय। तो देखो यहां पे हमने एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा है, हमने क्या कहा है कि कभी परिमेय और कभी क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित कब, 0 की वजह से, 0 का भाग देते हो। तो आगे ये ध्यान रखना कि आगे सब में ऐसा ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो परिमेय भी है तो परिमेय भी 0 आता है, पूर्णांक में भी 0 आता है, तो वहां दोनों में यही होगा कि 0 का भाग देने पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। भाग में आपके दिमाग में 0 जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप ये कहोगे कि 0 का भाग देंगे ना तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिभाषित क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। अगला देखो यहां पे, पूर्ण के बाद में पूर्णांक। तो देखो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि प्राकृत और पूर्ण दोनों ही में ना, कि जोड़ेंगे तो भी प्राकृत की प्राकृति आएगी और गुणा करेंगे तो भी प्राकृत की प्राकृत आएगी। पूर्ण में भी जोड़ और गुणा करने पर पूर्ण के साथ पूर्ण का जोड़ो या पूर्ण को पूर्ण से गुणा करो तो पूर्ण ही आता है, बाकी दोनों जगह नहीं आता। ठीक है, अब बात करें पूर्णांक की। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस की संख्या आपस में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस की ही आ सकती है, यानी पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही आता है। तो यहां आपके दिमाग में आया पूर्णांक। ठीक है, अब मैं कहूं पूर्णांक से घटाऊं पूर्णांक। अब देखो यहां मैं आपको एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिखो। घटाने पे या तो प्लस आएगा या क्या आएगा, माइनस, उसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं। तो घटाने, प्लस आने और माइनस आने यानी पूर्णांक ही आएगा। तो यहां पर ये आपके सामने स्पेशल हो गया पूर्णांक कि ये जो घटाने पर भी हमेशा क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है, इसके अलावा नहीं। ऐसे में बात करूं, पूर्णांक को गुणा करें पूर्णांक से तो क्या आएगा, तो भी पूर्णांक आएगा भाई। गुणा करने पर तो प्लस माइनस की रहेगी और कोई चेंज तो होगा नहीं, भिन्न वगैरह तो आएगी नहीं। और भाग देने पर, भाग को मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही हम भाग की बात करेंगे तो 0 का भाग तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, और बाकी क्या आएगा, भिन्न आएगी। भिन्न तो क्या हो जाती है, परिमेय। तो जहां तक मेरा मानना है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी के साथ में यहां लिख देता हूं परिमेय को। तो परिमेय है, परिमेय में जोड़ा परिमेय, तो क्या आएगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखो भिन्न वाली संख्या जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो वैसी की वैसी प्राप्त होती है हमेशा, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो। ठीक है, आपको कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है परिमेय तक। अपरिमेय में हम सारे ही पॉइंट लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे, किस वजह से लिखेंगे, वो सारे आगे हम देखेंगे। अब देखो यहां हम बात करें कि परिमेय में परिमेय जोड़ी तो परिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, अगला हम देखा कि परिमेय में से परिमेय घटाई,
तो क्या आएगा, तो भी परिमेय आएगा। भिन्न में से भिन्न घटा दो, परिमेय आएगा भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, सेम संख्या घटा दो, जीरो, जीरो भी तो परिमेय है। तो देखो परिमेय में से परिमेय जोड़ो तो भी परिमेय, परिमेय को परिमेय से गुणा करो तो भी परिमेय, घटाओ तो भी परिमेय, लेकिन भाग में चेंज होगा सिर्फ। परिमेय गुणा परिमेय बराबर परिमेय। और यहां वो का वही कि अगर भाग देते हैं ना तो भाग देने पर सदैव परिमेय नहीं आती। क्यों, क्योंकि जीरो, जीरो का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। तो भाग देने पर परिमेय या अपरिभाषित आता है, सदैव परिमेय नहीं आता है। हां, अगर वो कह दे अशून्य परिमेय संख्याओं को आपस में भाग देने पर, अशून्य परिमेय संख्या का अशून्य परिमेय संख्या से भाग देने पर सदैव क्या प्राप्त होगी, परिमेय। क्योंकि अशून्य है तो यानी शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे, शून्य को छोड़ लो तो क्या आएगा, परिमेय आएगी। तब आपको ध्यान देना कथन के ऊपर। तो ये तो सारे वो थे जो पीछे वाले थे, लेकिन अब बात आती है, अब हमने अपरिमेय के कथन की बात कर रहे हैं। और अपरिमेय में आपको हर एक कथन याद रखना है, जो आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा, और वो याद भी होना चाहिए। क्योंकि याद करोगे तो वो या हमेशा के लिए याद रहेगा। क्योंकि एक अपरिमेय ऐसा है जिसमें आप गलती करने की गुंजाइश है, तो वो जब आप अगर याद कर लोगे अच्छे से तो गलती नहीं होगी। तो हम देखें यहां पे अपरिमेय के नाम से आपके दिमाग में आएगा जैसे √2, √3 ऐसी संख्याएं। अब यहां जो खास चीज है वो देखना, वो कहे अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ो। तो एक बात तो अपरिमेय √2 है प्लस √2 जोड़ा, क्या हो गया, 2√2। मैंने कहा एक तो आपने √2 लिया, दूसरी मैं माइनस का √2 ले लूं, ये भी तो अपरिमेय ही है, हाँ या ना भाई, माइनस का √2 भी तो अपरिमेय ही है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनको जोड़ो, जोड़ा तो ये क्या आया, √2, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे -√2, तो ये क्या आ गया, 0। अब देखो ये तो अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। ठीक है, ये देखो वो कहे असमान, एक तो √2 है, ये माइनस का √2 है, तो चाहे वो समान अपरिमेय बोले चाहे असमान अपरिमेय संख्या बोले, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ने पर कभी परिमेय व कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यह कथन पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या जोड़ने पर कभी परिमेय व कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कभी तो परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा √3 प्लस √2, तो ऐसा कैसा रहेगा, ये कैसा है, अपरिमेय। मैंने कहा √3 प्लस माइनस का √3, भाई ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, और ये भी क्या है, अपरिमेय। एक प्रकार से जोड़ ही रहे हैं भाई, ये एक संख्या है ये एक संख्या है। तो देखो ये क्या हुआ, √3 प्लस को माइनस से गुणा किया -√3, ये क्या आया 0, तो ये क्या आ गया, परिमेय। अब मैं आपसे कभी भी पूछूं दोबारा कथन के रूप में कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर, तो आप कहोगे कभी तो परिमेय आएगी कभी अपरिमेय।
कभी ये नहीं कहोगे कि ना सदैव अपरिमेय आएगी, कईयों की आदत होती है तुरंत अपरिमेय आएगी, आप आगे पीछे ज्यादा कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि यहां ये चीज कहां गलत कहां हो रहा है वो देखना है। यहां 0 आ रहा है और यहां क्या हो गई, परिमेय, यहां क्या हो गई, परिमेय। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे भाग में एक 0 की वजह से हर बार वो नियम गलत हो जाता है कि ऐसा नहीं कि परिमेय में परिमेय का भाग देने पर सदैव परिमेय आए, ना, वो कहेगी परिमेय में परिमेय का भाग देने पर परिमेय ही प्राप्त होती है, तो गलत बात है, परिमेय नहीं अपरिभाषित भी प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे ही यहां पे वो कहे कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर अपरिमेय प्राप्त होती है, तो गलत है, क्योंकि परिमेय भी तो प्राप्त होती है, हमेशा अपरिमेय थोड़ी कहेंगे हम। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, वो कहेगी कभी परिमेय है कभी अपरिमेय, तब क्या है, सही है। ऐसे ही घटाव के लिए भी यही होगा। दूसरा नियम घटाने के लेकर, घटाने में देखो √2 में से √2 सीधा ही घटाते तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता, समान है परिमेय में से समान है परिमेय घटाते ही 0 आ जाता। ठीक है, तो यहां हम क्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर कभी परिमेय व कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, √2 माइनस √2 0, आपने लिखा √3 माइनस √2, तो ये तो ऐसी कैसी रहेगी, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। ये तो ये आपको यहां पे दूसरी चीज जो ध्यान होनी चाहिए कि अपरिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो कभी परिमेय आती है और कभी अपरिमेय। देखो ये चारों जगह यही याद रखना आपको, कोई अलग चीज याद नहीं रखनी है कि अपरिमेय में अपरिमेय, तो आप कहोगे अपरिमेय में अपरिमेय की बात हो रही है तो कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय, बस सीधी सीधी बात है। एग्जाम्पल आप अपने मन से सोच सकते हो कहीं भी। ऐसे मैं कहूं अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर कभी परिमेय व कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, इधर गुणा के लिख रहा हूं। गुणा में तो आप कहोगे देखो समान संख्या है, √2 गुणा √2, तो क्या आ गया 2। ऐसा जरूरी नहीं कि समान हो तो ही हो, जैसे मैं कहूं 2√2 था, गुणा किया √2 से, तो अलग अलग है ना, तो क्या हो जाएंगे, √2 गुणा √2 2, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4। मैं कहूं और भी, देखो आपने कहा √2 गुणा √3 तो क्या है √6, √5 गुणा √7 तो √35 ही रह गया। अब देखो यहां पे तो कभी तो परिमेय आ रही है, कभी क्या आ रही है, अपरिमेय। ठीक है, भाग दें तो आपने कहा √2 में √2 का ही भाग दे दिया, तो क्या एक कैसी है, परिमेय। मैं कहूं कि 2√2 है, उसमें भाग दिया √2 का, 2√2 यानी एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या √2, दोनों ही परिमेय है, ये तो कट गया, क्या आया 2। देखो असमान संख्या ले रखी है, यहां समान थी तब तो ठीक था, असमान में भी कभी परिमेय आ जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समान होंगी तो ही परिमेय आएगा ना, असमान होने पर भी क्या आ सकता है, परिमेय आ सकता है। और आप देखो √3 भाग √2, तो ये क्या है, √3/2, एक साथ लिख सकते हो, ये भी अपरिमेय है। तो यहां जब गुणा और भाग की बात हो तो भी आप क्या कहोगे, कभी तो परिमेय आएगा और कभी क्या आएगा, अपरिमेय। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि परिमेय आए और अपरिमेय ना आए। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है ये कथन आपके दिमाग में आ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें लिखना है। वापस देख लेना कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं
परिमेय का तो पहले देख चुके हैं। अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, अपरिमेय संख्या का कभी परिमेय कभी क्या आएगी, अपरिमेय। अब देखो इन चीजों को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अपन हल करते हैं साथ में। देखो अपरिमेय संख्या की परिभाषा, इरेशनल नंबर की परिभाषा होती है, हमने लिखी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां p व q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, √3, √2, √5, 1.7, 3, 2, 4, 5 डॉट 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 चलता जा रहा है, इसका मतलब वो रुका नहीं है, तो अनावर्ती है, शांत दशमलव। तो ये क्वेश्चन जैसे हैं तो अपने सेकंड ग्रेड में आए हुए, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम नहीं करें। और इन क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आसानी से आप कर भी सकते हो, और ऐसा नहीं है कि उनके आए तो अपने नहीं आ सकते, एक पर्सन कहीं से भी आ सकता है भाई, जब संख्याओं की बात चल रही है। तो जैसे पर्सन है, संख्या दे रखी आपके सामने होती है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, आपको ये संख्या बतानी है कि कैसी है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन तो दे रखे हैं, लेकिन संख्या को देख के हमें बताना है कि ये संख्या कैसी है। अब यहां पर हम बात करें कि हमें पता है कि अगर पहली चीज तो अंडर रूट अगर हल हुआ, अंडर रूट का पूरा पूरा मान आया एग्जैक्ट, तब तो हम कहेंगे कैसी है, परिमेय। भाई जैसे 4 होता है अंडर रूट में, तो 4 का मान होता है 2, ठीक है। अब आप में से कुछ सोचेंगे सर हमें तो अंडर रूट का मान अभी निकालना आता नहीं है। अब आता नहीं है तो हम क्या करें, इसके टुकड़े कर ले, अंदर वाले के टुकड़े तो हम कर सकते हैं। जैसे क्या है, 1452 है, 2 का भाग दिया 726, फिर 2 का भाग दिया 363, अब 2 का नहीं जाता, 3 का 121, फिर 121 में आप जानते हो 11 का ही जाएगा, क्योंकि 121 क्या होता है, 11 गुणा 11। अब ये आया तो हमने कहा अंडर रूट में कितना है, तो आपने इस संख्या को लिखा अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। अब देखो 2 गुणा यानी 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 गुणा 11 गुणा 11, 121 का अंडर रूट 11 गुणा में अंडर रूट 3 तो बच गया ना, 1872। अब आप चाहे काटो चाहे मत काटो, क्यों, क्योंकि रूट 3 बच गया, रूट का 3 बचा हुआ है, यानी एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता रूट 3 का। रूट 3 आते ही कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब कुछ कहेंगे सर काटना चाहे तो काटोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे 2 से काटा 936, 936, तो यह आया 11 से कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा भाई, 11 से काटे हैं तो 11 88, 88 कितना बच गया, 3 2 5 56, तो नहीं कटेगा, तो ऊपर तो आया 11 रूट 3 बटा 936। काटो चाहे नहीं काटो, मुझे एक बात बताओ, रूट 3 का एग्जैक्ट मान आता है क्या, नहीं आता। तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब बताओ, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, लेकिन है तो बहुत आसान क्वेश्चन, हमें यही तो पूछ रहा है कि संख्या कैसी है, तो संख्या कैसी है तो किसी को पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो ये प्रश्न था, ये इस प्रकार का प्रश्न था, और हम इसे सामान्य से तरीके से हल कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें पूछा गया कि ये कैसी संख्या है, तो हमने कहा कि अंडर रूट का मान हम थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, टुकड़े करके देखा, हल किया, लेकिन फिर भी रूट 3 बच गया। रूट 3 यानी इसका मान एग्जैक्ट नहीं पता, जिसका मान निश्चित नहीं पता वो कैसी होती है, अपरिमेय। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये लो अगला प्रश्न देखो भाई, यहां पे अशून्य अपरिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। अब इसका जवाब आप खुद दे सकते हो पढ़ के। क्या कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या, 0 को छोड़कर कोई परिमेय संख्या ले लो, ठीक है, एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा। आप एक बात तो, 0 को छोड़कर कोई परिमेय से 5 ही ले ली, परिमेय तो है, गुणा किया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से रूट 3 ही क्यों नहीं ले लिया, क्या आया, 5 रूट 3 आया। 5 रूट 3 कैसी है, अपरिमेय। 0 को छोड़कर और कोई भी संख्या लिखो आप इधर, और उसके साथ तो लगभग वाली संख्या है ना भाई, उसके साथ कैसी है, जैसे रूट 3 रूट 2 रूट 5 ऐसी तो होगी, तो उसका मान क्या कभी बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि कैसी परिसंख्या, अपरिमेय संख्या। ये कुछ क्वेश्चन अपरिमेय संख्याओं के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। अपरिमेय संख्याओं में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए और आप आसानी से जवाब दे सकते हो। देखो अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य का मतलब 0 को छोड़कर कोई परिमेय संख्या, ठीक है, एवं अपरिमेय संख्याओं
का गुणनफल। तो आपने यहां पे लिख लिया S0 0 को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या ले ली, तो 5 ले ली, और अपरिमेय में √3 ले ली, गुणा क्या 5√3 ही रहेगा। 5√3 कैसी है? अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या आएगी। इसमें दे दिया हमने आंसर अपरिमेय संख्या। तो इन क्वेश्चन को आप रजिस्टर में साथ साथ नोट भी करोगे भाई। जैसे अभी कुछ एक के सर हम तो ना सिर्फ और सिर्फ PDF डाउनलोड कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं। चाहे जैसे अभी आपको ये नोट करना है तो आप यहाँ पे पॉज करो फिर लिखो, चाहे आप साइड से PDF डाउनलोड भी कर रहे हो ना स्लाइड वाले, तो उनको एक एक चीज को अपने हाथ से रजिस्टर में नोट करो, क्योंकि जब हाथ से एक बार नोट कर लोगे ना तो दोबारा उसको भूलोगे नहीं, याद रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके रजिस्टर में नोट होने चाहिए भाई। अगला देखो, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कोई दो कथन सत्य हैं, ये ध्यान रखना कौन से कथन सत्य। और नीचे दे रखे हैं पहला, दूसरा और तीसरा, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला। तो हमें बताना है कि सही कौन से हैं। ठीक है, अगर तीनों चेक करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि तभी तो बता पाएंगे कि भाई पहला ही सही है या पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, कौन सा सही है। ठीक है, सामने लिखते जाएंगे कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। देखो, कोई दो अपरिमेय संख्याओं का योग एवं व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। योग और व्यवकलन यानी जोड़ और घटाव। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का, तो अभी आपको याद होगा कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जोड़ो चाहे घटाओ तो कभी तो परिमेय आती है और कभी अपरिमेय। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब कि अपरिमेय होना जरूरी नहीं है, परिमेय भी हो सकती है। तो बात क्या है? सही है कि अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। तो कभी परिमेय होती है, कभी क्या होती है? अपरिमेय। तो अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया? सत्य। अब और भी चेक करते हैं कि और क्या है, सत्य है या असत्य। कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, ये तो गलत बात है। क्यों? परिमेय भी तो होता है भाई। इसने ये कह दिया कि अपरिमेय होता है, इसका मतलब ये तो कह रहा है कि परिमेय होता ही नहीं है, अपरिमेय होता है। तो ये तो बात गलत है। कि अब आप कुछ एक डाउट करेंगे कि सर नहीं आ तो सदैव नहीं लगाया। अरे सदैव लगाए या ना लगाए, मैं कहूं 3 और 2 4 होता है, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब कि गलत है। तो मैं कहूंगा सदैव थोड़ी बोला है मैंने, सदैव 5 होता है, ऐसा थोड़ी बोला है। ऐसा नहीं, जब भी मैं कहूं 3 और 2 5 होता है तो आप ये कह दोगे कि ये सदैव थोड़ी लगाया है, इसमें तो 5 होता है। ऐसा नहीं होगा। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि सदैव नहीं लगा रखा। जब आप कह रहे हो कि 2 और 3 5 होता है, इसका मतलब वो सदैव आप अपने आप में इसमें बोल रहे हो। तो यहां पे ये कह रहा है ना कि कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब अपने आप में कह रहा है वो कि सदैव अपरिमेय होती है, क्योंकि इसने और कोई शब्द काम में नहीं लिया। तो क्या सदैव अपरिमेय होती है क्या? तो नहीं, कभी परिमेय होती है और कभी अपरिमेय। तो यहां हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य, क्योंकि हमें पता है कभी परिमेय होती है और कभी क्या होती है? अपरिमेय। गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो दावा कर रहा है कि अपरिमेय होती है। हमने कहा परिमेय भी होती है भाई, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। चलो ठीक है, क्या कह रहा है? कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं के लिए, भाई ये पूरा सही से नहीं लिखा, कोई दो भिन्न ए व बी लिखा हुआ था, अपरिमेय संख्याओं के लिए a बटा b संख्या अपरिमेय होती है, इस प्रकार से है उस पेपर में आया हुआ। ठीक है, तो कोई दो भिन्न a व b अपरिमेय संख्याएं के लिए, a और b के लिए यहां लिखा हुआ था, कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं a और b के लिए a बटा b संख्या अपरिमेय होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो भिन्न हो चाहे समान हो, भाग देने पर कभी परिमेय आता है कभी अपरिमेय। भिन्न बोलिए ना, देखो मैं दिखाता हूं आपको, 2√3 बटा √3, a और b अलग अलग है, ये 2√3 है, ये √3 है, क्या आया? 2 आया। 2 कैसी है? परिमेय। तो कभी तो परिमेय आती है कभी अपरिमेय आती है, हमने बात की थी। तो ये भी क्या है? असत्य। ठीक है, तो यहां केवल कौन सा सत्य है? पहला ही सत्य है, केवल एक डी। और ये गवर्नमेंट ने भी माना है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से, कुछ है कि इसमें डाउट करेंगे सर ऐसा कैसे ऐसा कैसे, तो फिर से ध्यान से सुन लो। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अपरिमेय प्लस अपरिमेय हो या माइनस अपरिमेय हो या गुणा हो या भाग हो, तो कभी तो परिमेय आता है, कभी क्या आता है? अपरिमेय। ना आप ये कहोगे कि अपरिमेय आता है, ना आप ये कहोगे परिमेय आता है, कहोगे कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। आवश्यक नहीं है परिमेय आए, आवश्यक नहीं है अपरिमेय आए, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, बस। तो ये क्वेश्चन जो यहां पे आपने देखा, ये था अपने पास
कथन से लेके, अब देखो कथन से लेके एक बात तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको लेके हम बात करें कि अभी तक हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, यहां तक जो भी पढ़ी है वो सारे देखें। अब देखो हमने सबसे पहले पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं। प्राकृत कहां से शुरू थी? 1 से लेके अनंत तक चलती जा रही थी। चलो ठीक है, उसमें हमने जीरो को शामिल किया, यानी ये तो है ही है, इसमें जीरो और शामिल कर दें तो कैसी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण। फिर इसमें भी ये जीरो और प्लस की तो है एक प्रकार से, माइनस वाली संख्याएं और आ गई तो क्या बन गई? पूर्णांक। अब पूर्णांक में भी क्या नया? भिन्न और दशमलव, भिन्न भी आई कुछ दशमलव, तो वो और शामिल कर दिया तो क्या बन गई? परिमेय। ठीक है, और कुछ जो नहीं लिख पाए वो क्या थी? अपरिमेय। ठीक है, अब देखो परिमेय और अपरिमेय को मैं एक साथ एक ही जगह लिख दूं तो ये कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। कैसी कहलाएंगी? वास्तविक, रियल नंबर। और बच जाएंगी वो कहलाएंगी काल्पनिक संख्याएं। अब देखो यहां भी कथन आ सकते हैं, यहां भी कथन हम पढ़ सकते हैं, कैसे वो देखना। यहां मैं कहूं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, तो देखो पूर्ण का हिस्सा ही है प्राकृत, तो सभी प्राकृत कैसी हैं? पूर्ण होती हैं। लेकिन मैं कहूं सभी पूर्ण प्राकृत होती है, तब क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? देखो प्राकृत से बाहर है, ठीक है, तो सभी पूर्ण प्राकृत का हिस्सा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जीरो ऐसा था जो प्राकृत नहीं था। तो एक चीज तो आप वैसे भी कह सकते हो कि अपने लिख के देख लो कि जैसे वो प्राकृत और पूर्ण बोले, वो कहेगी सभी प्राकृत पूर्ण होते, तो आप देख लोगे सभी प्राकृत पूर्ण है। लेकिन वो कहे सभी पूर्ण प्राकृत होते, आप देखोगे जीरो नहीं होता प्राकृत में, तो सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होते। इसमें भी देख सकते हो कि अंदर से बाहर तो सही है, लेकिन बाहर से अंदर सही नहीं है। वो कहे सभी पूर्ण परिमेय होते हैं, तब सही है, पूर्ण जो तो परिमेय है। लेकिन वो कहे सभी परिमेय पूर्ण होते हैं, तो क्या है? गलत है। वो कहे सभी परिमेय वास्तविक होते हैं, तो वास्तविक का हिस्सा है। लेकिन वो कहे कि सभी वास्तविक परिमेय होते हैं, ना, वास्तविक तो अपरिमेय भी आती है। तो यहां इस डायग्राम की सहायता से इस प्रकार के कथन आप सही कर सकते हो। जैसे मैं कथन एक और बोलता हूं कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो सही है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो क्या है? गलत है। तो क्या है? गलत है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे, इस डायग्राम को भी। तो देखो भाई इस डायग्राम को और नोट करो, और इस डायग्राम को एक बार बिना सामने देखे खुद बना के देखो भाई, जिससे समझ भी आए क्या है क्या नहीं है। अगला देखो यहां पे, जैसे ये तो इसी को बना के देखा है। अब यहां देखो हमने क्या कहा कि परिमेय और अपरिमेय को अगर एक साथ लिख दे, परिमेय और अपरिमेय एक साथ लिखी हो, तो वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और वास्तविक संख्याओं की एक और परिभाषा है जो मैं आपसे कहूं, तो चलो लिख ही देता हूं मैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, पहली परिभाषा हमने क्या कही? परिमेय व अपरिमेय का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय एक साथ लिख दें तो क्या कहलाएंगी? वास्तविक। जैसे मैं कहूं 4, 5, 6, √2, √3 एक साथ लिखे हुए हैं, तो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हो? और दूसरी परिभाषा, तो दूसरी परिभाषा खास है, वो सुनना कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो,
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? वास्तविक। यानी आपको ध्यान देना है कि वे संख्या जिनका वर्ग कर दिया, स्क्वायर क्या, स्क्वायर करने पर प्लस की संख्या आई, वो संख्या कौन सी है? वास्तविक। और इसी को हम क्या कहेंगे कि जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक आ जाए वो कैसी है? काल्पनिक। अभी तक जो भी पढ़ी है ना वो सारी स्क्वायर करने पर कैसी आती है? प्लस की। चाहे वो देखो 5 हो, चाहे माइनस का 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे माइनस का 7 हो, चाहे रूट का 3 हो, चाहे रूट का 5 हो, चाहे रूट का 4 हो, कोई सा भी हो, वो सारी कैसी है? वास्तविक। क्योंकि इनका वर्ग करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है? वास्तविक, धनात्मक ही प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अभी तक जो भी अपन ने पढ़ी थी वो सारी ही कैसी है? वास्तविक संख्याएं। चलो ठीक है, अब बात करें फिर काल्पनिक कौन सी होती है, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर तो देख लिए, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं में हम क्या कहेंगे कि देखो, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? काल्पनिक। अब इसमें एक ही होती है, एक का मतलब एक टाइप की होती है, वो होती है अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं। तो ये आप ये भी कह सकते हो वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या का होना ही काल्पनिक संख्या को बताता है। वैसे देखो काल्पनिक तक हमारे पहुंचता नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल में अंडर रूट में माइनस का 1 हो, अंडर रूट में माइनस का 2 हो, अंडर रूट में माइनस का 3 हो, अंडर रूट में माइनस का 4 हो, कोई सा भी हो, वो सारी कैसी है? काल्पनिक। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो सिर्फ अंडर रूट हटेगा, माइनस की संख्या ऐसी ऐसी बच जाएगी। तो आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी है। तो आप कहोगे अंडर रूट में माइनस है ना, वही संख्या क्या है? काल्पनिक, और कोई सी अलग से नहीं है। तो आप फिर से ध्यान से सुनना कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है। तो आप कहोगे वर्गमूल के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वही किसकी हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं, बाकी कोई सी भी काल्पनिक नहीं। अंडर रूट में माइनस आया मतलब काल्पनिक है। तो ये तो हमारी थी संख्याओं का एक हिस्सा।